प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 16वें सिविल सर्विस डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने करीब 33 मिनट तक स्पीच दी। 2 दिन तक चलने वाले सिविल सेवा दिवस 2023 की थी। आपको बता दें कि विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम छोर तक पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देशहित होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है उस पर ध्यान रखें, वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देशहित के लिए कर रहा है, ये आपको देखना होगा। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे, उसे पूरा करना है। ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। ये एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आकाश जिंदल जी, जो कि अर्थशास्त्री, जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका एनवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आकाश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आकाश ही संपर्क टूट गया है। जल्दी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को 16वें सिविल सर्विस डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने करीब 33 मिनट तक स्पीच दी। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ने आप पर भरोसा किया है, आपको मौका दिया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देशहित होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आए हैं उस पर ध्यान रखें, वो टैक्स पेयर का पैसे का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं या फिर देश हित के लिए कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने करीब 33 मिनट तक स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देशहित होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आए हैं उन पर ध्यान रखें। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री, जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? आकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को 16वें सिविल सर्विस डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देशहित होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है उस पर ध्यान रखें, वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित के लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा।
सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे, उसे पूरा करना है। ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने आप पर भरोसा किया है। आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देशहित होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जो दल राजनीति में आया है उस पर ध्यान रखें। वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या फिर देश हित के लिए, ये आपको देखना होगा। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे, उसे पूरा करना है। ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। आकाश जिंदल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आकाश जिंदल जी, आपका एनबी न्यूज में स्वागत है। आपसे चर्चा करेंगे, जानकारी चाहेंगे आपसे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी दल राजनीति में आता है वह जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वह अपने दल के लिए इस्तेमाल करा या देश हित के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को या जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है उसको पैसा देश हित में लगाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश बहुत ग्रो कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा। उनकी गाइडेंस के अंदर, उनके टेन्योर के अंदर, उनके टैलेंट की वजह से हम आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। हिंदुस्तान आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2027 तक, ये बात आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। फर्दर 2035 तक हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। अब हमारा मुकाबला, हमारे हिंदुस्तान का मुकाबला छोटे मोटे कंट्री से नहीं है। अब हमारा मुकाबला है अमेरिका से, रशिया से, अब जो हमारा मुकाबला है अमेरिका से, चाइना से, जापान से, जर्मनी, इस तरह की इकोनॉमी से हमारा मुकाबला है। तो ऐसी इकोनॉमी का जब मुकाबला करना है तो एक एक पैसे को बड़े तरीके से खर्च करना है, ढंग से खर्च करना है, ताकि देशवासियों के हित में हम खर्च कर सकें। क्योंकि जो भी पैसा आज आता है टैक्स का, वो एक देश के आम व्यक्ति का पैसा है। और ये बात नहीं है कि सिर्फ पैसे वाला ही इनकम टैक्स देता है। अगर मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई भी का जो है खर्चा करता है, वो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदता है मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई, तो उस पर कई तरह के टैक्सेस सरकार को मिलते हैं। तो देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है, चाहे वो मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई हो, चाहे मेरी वो बहन हो जो घरों में जाके पार्ट टाइम काम करती है। तो हर टैक्स पेयर का पैसा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जरूरत है कि नेशन बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उस पैसे को बहुत ध्यान से खर्चा जाए। वो बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कंट्री के लिए। आज की तारीख में देखिए, एक बहुत अच्छी हमारी इकोनॉमी चल रही है, लेकिन ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से अब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। उसके चलते हुए हिंदुस्तान में भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है। 7.8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो लिमिटेड पैसा कंट्री के पास है उसको इस तरीके से लगाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम जॉब जनरेट कर सकें। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ऐसी चीज है जिससे हम जॉब जनरेट कर सकते हैं। अब राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग स्टेट्स में हैं। किसी स्टेट में रीजनल पार्टी है, किसी स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी है। तो मैं आकाश जिंदल, इस देश का इकोनॉमिस्ट, इस देश का नागरिक भी राजनीतिक दलों से और जितने भी राजनीतिक है उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक एक पैसे को इस तरीके से खर्च किया जाए कि देश के विकास में लगे, देश की उन्नति में लगे। क्योंकि आज हमारा मुकाबला टॉप इकोनॉमी से, यूएस से है, चाइना से है, जापान से है, जर्मनी से। तो जब मुकाबला इतनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से है, इतनी जबरदस्त इकोनॉमी से है जो बहुत ग्रो कर चुकी है, एक लेवल पहुंची हुई है, तो ऐसे में बहुत कॉशन के साथ चलना है हमें, बहुत ध्यान के साथ हमें चलना है, ताकि देश की तरक्की जो है होती रहे, अनएम्प्लॉयमेंट कम करें हम, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें हम, और अल्टीमेटली 2040-45 तक हिंदुस्तान को वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बना पाए।
और ऐसा नहीं है जी। ये सिर्फ ख्वाबों की बातें हैं। आज से करीब हम 300 साल पीछे जाते हैं तो अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले दुनिया की जीडीपी का 25% के आसपास हिंदुस्तान के पास था। बाकी सब इकोनॉमी बहुत पीछे थी। तो हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कभी रहा हुआ है जी। आज भी हम बन सकते हैं। जरूरत है कि कंट्री के रिसोर्सेज को जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैं आकाश जिंदल सभी राजनीतिक पार्टियों की बहुत इज्जत करता हूँ जी। और सबसे ये उम्मीद करता हूँ, सबसे ये आग्रह करता हूँ कि जहां भी जो कोई पावर में है उस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करें जी। कि देश की उन्नति हो, उनके प्रदेश की उन्नति हो और अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़े। आज की तारीख में कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है जी। कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, क्योंकि आज क्या है हमारे कई कॉम्पिटिटर्स कमजोर हुए हैं। जी। चाइना कमजोर हुआ है। चाइना में बैंक्स के साथ इश्यू चल रहे हैं, रियल एस्टेट कंपनीज के साथ इश्यू चल रहे हैं, फिर उनकी यूएस चाइना ट्रेड वॉर रही आज से 3-4 साल पहले। तो ऐसे में हिंदुस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है ग्रो करने का। और फिर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत अच्छे थीम दिए हैं हिंदुस्तान को आज की तारीख में, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। तो ऐसे में हम हिंदुस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना सकते हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनता है तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, टैक्स जनरेशन होगा और वो जो टैक्स जनरेशन होगा, जो पैसा आएगा उससे हम अपने बुजुर्गों के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज रख सकते हैं, साथ ही साथ यूथ को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे सकते हैं और देश को एक तरक्की की नई दिशा में ले जा सकते हैं। देखिए ऑलरेडी हमारे यहाँ दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन हो गई है। अब चाइना को पीछे छोड़ा है पॉपुलेशन के मामले में। तो ऐसे में हमारे यहाँ एक तरफ युवा शक्ति बढ़ी हुई है, साथ ही साथ जिम्मेवारी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर है। अब इतनी पॉपुलेशन होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम ज्यादा लगते हैं, ट्रेन में जगह नहीं मिलती, मेट्रो में कई बार खड़े होकर जाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या जरूरी है, ऐसे में जरूरी है कि जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए ताकि जो है जनता कन्वीनियंस के साथ ट्रैवल कर सके, साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आगे बढ़े और साथ ही उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। क्योंकि आज बहुत जरूरी है इस तरह के एक्सप्रेसवेज बनाए, इस तरह के हाईवेज बनाए कि कल को मैन्युफैक्चर गुड्स जो है प्लांट से वो पोर्ट तक जो है फास्ट पहुंच सके और रॉ मटेरियल जो है प्लांट तक फास्ट पहुंच सके। तो आई थिंक एक एक पैसे को जनता के इस तरीके से खर्च किया जाए नेशन बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, ताकि भारत जो विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल चुका है उस चीज को अचीव करे। जी आकाश जी, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।